लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन प्रेम पर ही सारी कविताएं। कहीं खुद भी कभी प्रेम में तो नहीं फंस गए थे? नहीं, देखो वो तो एक बचपन का दौर था। नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ जांबाज द्वारा सैन्य पृष्ठभूमि से लेकर सैनिक शासन और सिविल जीवन के साथ तालमेल में कैसे एक सैनिक खुद को ढालता है, ऐसी ही रोचक कहानी से लिखित पुस्तक है प्रहरी का वतन और प्रेम, जिसमें आप पढ़ेंगे सैन्य पृष्ठभूमि से लेकर अनुच्छेद 370 प्रभाव के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति एक सैनिक के विचारों में सीआरपीएफ में तैनात नारायण सिंह ने इस कहानी को लिखा है। कहानी को लिखने के पीछे एक ओर जहां देश की सरहद में तैनात एक सच्चे सिपाही के जीवन की कठिन परिस्थितियों को दर्शाया गया है, वहीं अपने समाज से दूर हो चुका वो सैनिक बीच बीच में छुट्टियों के दौरान जब अपने पैतृक गांव पहुंचता है तो कैसे खुद को सामाजिक जीवन में ढालता है। वो सैनिक जहां एक ओर देश का सच्चा सिपाही है तो वहीं दूसरी ओर महज 18 से 19 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो जाता है। जब एक युवा चकाचौंध दुनिया को घूमने का सपना देखता है तब वो 9 महीने की ट्रेनिंग करने कैंप में चला जाता है और कैंप के अंदर देश की रक्षा करने का संकल्प लेता है। दुनिया से उसका एक नाता टूट सा जाता है। अब उसके लिए जो सर्वोपरि हो जाता है वो बीहड़ जंगलों में नक्सलियों का सामना या सरहदों पर आतंकियों से देश की रक्षा करते हुए अपने कठिन जीवन को जीना। कल्पना कीजिए कि उसका जीवन कितना कठिन होता होगा। उसी कहानी पर आधारित किताब है प्रहरी का वतन और प्रेम। वो जब छुट्टी में घर आता है तो स्वयं को सामाजिक वातावरण में ढालने की कोशिश करता है। उसके आगे कई सवाल खड़े कर देने वाले लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं। उन्हीं से सीखकर छुट्टी बिताकर अपने फौजी दुनिया में वापस चला जाता है। किताब देश प्रेम और सच्चे प्रहरी के रूप में वतन पर मर मिटने वाले एक फौजी की जीवन कथा पर आधारित है। आइए चलते हैं महाभारती के उस लाल और एक उभरते कवि से डीसीपी न्यूज की खास बातचीत की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। एक बार फिर चर्चा परिचर्चा में आज मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान है जो हिंदुस्तान की उस माटी से वाकिफ हैं, हिंदुस्तान की उस हिंदुस्तानियत से वाकिफ हैं, जो किसी जाति धर्म और मत मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा को समर्पित अपना जीवन कर चुके हैं और उसके साथ साथ एक कवि के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, उसको अपनी किताब के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाने का भी एक प्रयास किया है। तो मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान है। मैं सबसे पहले उनका परिचय उन्हीं से जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो इस डीसीबी न्यूज़ पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे मेरे दर्शकों के लिए? मैं नारायण सिंह चौहान हूँ और वर्तमान में मैं सीआरपीएफ में पोस्टेड हूँ और कश्मीर में हूँ आजकल पोस्टेड। नारायण सिंह जी, कुछ दिन पहले आपने एक किताब लॉन्च की है जो शायद अभी आपके हाथ में है, प्रहरी का वतन और प्रेम जी। ऐसा एक सीआरपीएफ के जवान को ऐसा क्या लगा इस समयावधि के दौरान कि आपका मन करा कि एक किताब लिखी जाए और इस किताब में कुछ रहस्य जो हमारे दर्शक जिसके लिए आप कहेंगे कि इस किताब को पढ़ना एक बार बहुत ज़रूरी है? देखिए, पहले तो मैं साधुवाद दूंगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और जिन्होंने मेरी कविताओं को बहुत सराहा भी और पढ़ा भी, और उन्होंने मुझे अपनी कविताओं को संग्रहित करने का एक ये कह लो कि एक वाद्य किया। मैंने बहुत कविताएं बचपन से, जब स्कूल टाइम पे था तब से मैं अपनी कविताएं लिख रहा था, लेकिन मैंने कभी उनको संग्रहित नहीं किया था। तो इस बीच में क्या हुआ कि जब लोगों ने कहा कि यार आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हो, और वो कविता मेरी वायरल हो रही थी लोगों के पास में, पुरानी कविताएं जो मुझे खुद याद नहीं कि मैंने लिखी हुई है, लोगों ने जब मुझे भेजनी शुरू की कि यार ये कविता तेरी है, तो मुझे लगा कि शायद वो संग्रहित करने इनको एक वक्त है अब। तो फिर एक ज़रूरत थी एक संग्रहित करने की, और फिर मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना फिर एक कविताओं के माध्यम से एक कहानी को भी बनाया जाए। और उस दौरान जो है मैं कश्मीर में था, तो वहाँ पे जब 370 धारा जब वहाँ पे हटी तो वहाँ का जो मैंने माहौल देखा और एक मतलब मौका भी मिल गया। बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, बहुत बिजी रहते हैं, काम से इतना फुर्सत नहीं रहता है कि हम कुछ लिख पाएँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा थम सा गया वहाँ पे जीवन कि हमें थोड़ा सा वक्त मिला और उस वक्त का मैंने सदुपयोग किया और तब फिर मैंने जो है अपनी किताब में उसको फिर काम किया थोड़ा बहुत। आपने काफ़ी सारा जिक्र चंद शब्दों में कर दिया है कि 370 का हटना जो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था और हम सोच नहीं पा रहे थे कि ये भी हट पाएगा कभी। उससे हटकर एक सैनिक के जीवन की भी आपने इसमें कहीं ना कहीं जिक्र किया हुआ है। एक युवा
जब एक जज्बा लेकर पैदा होता है कि मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा और उस सेवा को समर्पित करते हुए वो कहीं ना कहीं भर्ती हो जाता है। क्या अगर मैं जिक्र करूं कि 18 साल से एक युवा भर्ती हो जाता है, पहले तो आप एक खुली किताब में कहूँगा एक पूरे वातावरण में रहे हैं और फिर एक सैन्य पृष्ठभूमि में जाकर आपको बहुत सारे जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, कितना कठिन होता है खुद को ढालना उस डिसिप्लिन में? देखिए, एक युवा जब फौज में भर्ती होता है तो उसकी उम्र महज 18-19 साल की रहती है। 18 साल से उसकी उम्र जो उसमें काउंट होने शुरू होती है और मैक्सिमम 21-22 तक वो उसमें भर्ती हो जाता है। ये उम्र उसकी वो उम्र होती है जब वो मतलब कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ से बाहर निकल ही रहा होता है और उसके बाद सीधा एकदम से फौज के कैंप में पहुंचता है। वहाँ पे डिसिप्लिन उनका अपना रहता है, अव्वल दर्जे का हमारा डिसिप्लिन रहता है फौज का। वहाँ पे हम किसी को तू तड़क से बात नहीं कर सकते शुरू में, जब तक कोई हमारे पीछे कोई जूनियर ना भर्ती हो जाए हम किसी को कुछ बोल ही नहीं पाते। वहाँ पे एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन रहता है जो कि एक आम सिविलियन के अंदर भी होना बहुत जरूरी है अगर वर्तमान दौर देखें भारत का। तो दूसरा फिर यह है कि जब हम वहाँ पे भर्ती होते हैं तो हम एक जो हम पीछे हमारा जो गांव देहात होता है, एक समाज होता है, हम उससे एकदम बिछड़ जाते हैं उससे और उससे बिल्कुल कट जाते हैं उससे। नतीजा ये होता है कि जब हम छुट्टी लेकर के 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 9 महीने बाद अपने घर आते हैं तो हम उस माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं फिर से, क्या ये गाँव का माहौल है, मुझे इसमें ढलना है फिर से। लेकिन होता क्या है, जो सिविलियन से बाहर के वो तो यहीं पे रहे हैं पूरे साल भर, उनको तो यहाँ के बारे में पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम चल रहा है आजकल, और हमें मालूम होता नहीं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। लोग हमारे आने का इंतजार करते हैं कि यार फौजी आ रहा है, फौजी आ रहा है, हम आते हैं उनके साथ मस्ती कर जाए। जितने में हम खुद को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं समाज में, उतने में हमारी छुट्टी खत्म हो जाती है और फिर से वही 4 दीवारी के अंदर अपने कैंप के अंदर। तो एक मतलब बहुत मुश्किल दौर रहता है हमारा ये समाज में खुद को बैठाना। हमारे लिए आसान कैंप है, कैंप में रहना हमारे को बहुत आसान रहता है समाज की अपेक्षा। कैंप में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है आपके लिए, लेकिन आपने जिक्र किया कि कुछ माह बाद फिर आपको छुट्टी मिलती है, फिर उस सामाजिक जीवन में आप ढल जाते हो। एक समय फिर ऐसा आता है कि जब आप एक रिटायरमेंट की एज पर होते हैं, फिर उसके बाद भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जो सैन्य पृष्ठभूमि से रिटायरमेंट होने के बाद भी अपनी उस दिनचर्या में समझौता नहीं कर पाते हैं। उनके लिए काम है या नहीं है वो निर्भर नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपनी टाइमिंग को अर्ली मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो फौज में है वही रखना होता है। ये कठिन होता है आपको वापस उस जीवन में ढलना, उस सामाजिक जीवन ढलना, या फिर आपका कुछ विशेष उद्देश्य रहता है कि नहीं, मैं जो मेरा टाइमिंग मेरी फौज में रहा है मैं उसी पर चलूँगा? देखिए, हमारा जो टाइमिंग होती है फौज की वो एक अनुशासन वाली टाइमिंग रहती है हमारी। सुबह उठना है तो उठना है, और यही कारण है कि फौज का जवान फिट रहता है। और मैं सिविलियन से भी यही उम्मीद करूंगा कि सुबह उठिए, सुबह सूर्यास्त से पहले उठ जाइए, सूर्योदय से पहले उठ जाइए और सूर्यास्त के बाद अपना मौज मस्ती कीजिए जो भी है। हमारे लिए सबसे कठिन दौर वो होता है जब हम छुट्टी लेकर के घर आते हैं, कुछ ही दिनों तक जो हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे पास किसी की शादी है हम तभी आ पाते हैं, घर में कुछ विशेष काम हो हम तभी आ पाते हैं, और आना भी तभी होता है। और उसी दौरान जब हम उसमें काम में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम टाइम किसको दें। हम खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम इतने उलझन में उलझे रहते हैं उस समय कि यार मुझे वो भी कवर करना है, वो भी कवर करना है। एक आम नागरिक पूरे साल भर घर पे रहता है, वो काम करता है। हम सिर्फ साल में 3 महीने घर पे रहते हैं और हमें वो पूरे साल का काम कवर करना होता है उसमें। तो हमारे लिए ये मुश्किल है कि यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो हमें उसको जो समय हमारा उसको मैनेज करना वाले बहुत कठिन रहता है कैंप की अपेक्षा। वो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल कैंप है। और आपने जो बात कही कि अपने आप को हम कैसे एक रिटायरमेंट के बाद भी हम उन्हीं में लगे रहते हैं, देखो अनुशासन हमारे रग रग में बस जाता है और वो होना भी चाहिए, मरते दम तक वो होना चाहिए। अगर हम अनुशासित हैं तो हम किसी भी काम को अंजाम दे पाएंगे। अनुशासित हैं तो किसी भी काम को अंजाम दे पाएंगे। और अनुशासन के साथ मैंने जो एक और चीज़ देखी है वो देशभक्ति। सर, क्योंकि आप सिर्फ सैनिक नहीं है, एक कवि भी है, और दोनों ही वो शख्सियतें हैं जो कहीं ना कहीं एक बताते हैं कि जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचे कभी। आजकल थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक माहौल क्रिएट किया जाता है, चाहे कहीं भी किसी भी एरिया में हो या पॉलिटिकल इशू भी कह सकते हैं, लेकिन फौज एक ऐसी पृष्ठभूमि है जो किसी भी भेदभाव को दरकिनार करके माँ भारती को सर्वोपरि मानते हुए देश को न्यौछावर होती है। आज की जनरेशन, हिंदुस्तान की जनरेशन, भारत की जनरेशन, इस उत्तराखंड की जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम
एक राष्ट्र के भीतर भी अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। सर मेरा संदेश तो, मैं उतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं किसी को संदेश दूँ और लोग मेरे संदेश को फॉलो करें। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अनुशासित रहिए और कुछ ऐसा काम ना करिए कि हमारे काम करने से किसी और को पीड़ा हो, क्योंकि अगर उस काम को करने से मुझे पीड़ा हो रही है तो निस्संदेह उस काम को करने से दूसरे को भी पीड़ा होगी। इसलिए कुछ ऐसा ना करें कि दूसरे को उससे पीड़ा पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो ये मान लो कि हम गलत है कहीं ना कहीं। अनुच्छेद 135 धारा 370 को जब खत्म किया गया, उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगी कि कुछ अलग हो रहा है जम्मू कश्मीर में? हाँ, जम्मू कश्मीर तो उस समय बहुत अलग हुआ था। ये तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इस चीज़ को, जो वहाँ 35 से और 370 जब वहाँ पे हटी थी, तो हम तो खैर वहाँ पे थे ही। और एकदम से जब हमारे टेलीफोन से जब वहाँ बंद हो गए तो हम ये मान लो कि हम फिर से उस पुराने दौर में पहुँच गए थे, जहाँ पे कि मुझे वो 2 लाइन किसी कवि की लिखी हुई याद आती है कि क्या था उनका, चिट्ठी अरसा हो गया डाकिया नहीं दिखे, कुछ ऐसी उनकी पंक्तियां हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रही है। तो वो एक दौर था, तो मैंने उस समय बैठ करके वहाँ पे उस समय को बहुत एंजॉय किया और काफ़ी कविताएं लिखी मैंने उस दौरान वहाँ पे, और उस वही माहौल को, वही वक्त को मैंने मैनेज किया और एक किताब लिख डाली। उस समय कहानी मेरे पास पहले से थी, बस एक समय नहीं था मेरे पास कि मैं उससे लिख सकूं। क्या ऐसा लगा आपको जब 370 हटा तो आपको कुछ ऐसा लगा कि जो पहले का जो वहाँ पर आपका पोजीशन रहता था, आपके जो वर्क रहता था, काम रहता था, उसमें 370 को हटने के बाद आपको कंफर्टेबल महसूस करते हो या फिर कुछ मुश्किलें और पैदा हो जाती है? सर जब ऐसी चीज़ें कभी कभी होती है ना कहीं कहीं पे, तो वहाँ के हालात के मुताबिक हमें फिर ढलना पड़ता है, या फिर जैसे हमारी जो है गाइडलाइन जो मिलती है हमारे अधिकारियों के माध्यम से या जो भी कह लीजिए, और पब्लिक सेक्टर को हमें डील करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि अपने आप को, हमारी जो ड्यूटीज है वो चेंज नहीं रहती कभी। बस एक माहौल होता है, जो सिविलियन जैसा ढलता है वैसे हम ढलते हैं। आपने जो किताब लिखी है वतन प्रहरी का वतन और प्रेम, इसमें सैनिक पृष्ठभूमि को अलावा क्या प्रेम जब शब्द आपने लास्ट में ऐड किया है, क्या कोई आपके लाइफ की लव स्टोरी कहूँ, प्रेम कहानी कहूँ, कुछ ऐड है? नहीं, देखिए मेरे लाइफ की नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इसमें प्रेम कहानी है। जैसे मैंने इसमें लिखा प्रहरी का वतन और प्रेम, तो प्रहरी का एक तो उसका देश है, पहला उसका देश रहता है, दूसरा उसको भी तो अधिकार है कि वो प्यार करे। बिल्कुल। तो मेरी जो कविताएं, मैंने बचपन से जो मैंने कविताएं लिखी, वो मैंने प्रेम के ऊपर अधिक कविताएं लिखी। तो फिर एक मौका था और एक समय मिला कि मैं अभी जो कविताएं थी मेरी, उसको इर्द गिर्द में क्यों ना एक कहानी को बुनूं, तो फिर मैंने उसके इर्द गिर्द एक कहानी बुनी। और आपने जिक्र किया कि बचपन से कुछ कविताएं लिखी और प्रेम पर ही लिखी, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ ना कुछ सस्पेंस रहा होगा कि आप कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो या फिर जिक्र नहीं करना चाह रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो खुली किताब हूँ, देखो कवि एक खुली किताब रहता है हमेशा। अगर जो है आपने मुझे कवि शब्द दे दिया है तो मैं ये कहूँगा कि कवि हमेशा खुली किताब है, वो किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है। लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन प्रेम पर ही सारी कविताएं, कहीं खुद भी कभी प्रेम में तो नहीं फंस गए थे? नहीं, देखो वो तो एक बचपन का दौर था। फौज में जाने के बाद कहाँ प्रेम, वहाँ तो सिर्फ एक ही प्रेम है, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम। और मैं तो 19 साल में जब था तभी मैं भर्ती हो गया था, बहुत बाल्यकाल में था, ये मान लो कि मैं तब भर्ती हुआ था। और रही बात इस किताब की, तो इसमें जो मेरी जो प्रेम की जो कविताएं हैं वो मैंने बहुत पहले से लिखी है और अभी भी लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ प्रेम पर ही लिखा है। जब मुझे वक्त मिला, मैंने किसी झरने के साथ मैंने फोटो खींचने की कोशिश की, तो मुझे बाद में जब उसको फोटो अच्छा लगा तो मैंने उस झरने के लिए कविता लिखी है। मैं किसी पत्थर पर बैठा हूं तो मैं उस पत्थर के ऊपर बैठते हुए मैंने खुद एक कविता लिखी है। पत्थर पर बैठकर कुछ सोच रहा हूं मैं, अपने ही हाथों में नसीब खोज रहा हूं मैं। तो कुछ ऐसी ऐसी कविताएं लिखी है। और जब मुझे मौका मिला कि अभी जैसे चुनाव थे, चुनाव के ऊपर लोगों ने डिमांड की मेरे से, तो मुझे जौन सारी गीत ओ मास्ता जैसे गीत को मुझे लिखना पड़ा, जिसको बहुत लोगों ने सुना भी और हंसते हैं सुन के कि यार ये क्या लिख डाला। कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो निष्पक्ष काम कर रहा हूँ शायद जौनसार के अंदर। बाकी सब जितने भी गीतकार हैं सब ने अपने अपने दायरे चुने हुए हैं, मेरा कोई दायरा नहीं है। मैं राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन नेता कैसा है, कौन नेता कैसा है। मेरे लिए सिर्फ मायने रखता है कि मेरा देश कैसा है, मेरा वतन कैसा है। गायक और कवि में क्या अंतर मानते? देखो, गायक सिर्फ एक आवाज़ है, वो सिर्फ एक आवाज़ है। मैं लिख रहा हूँ इसीलिए वो गा रहा है। मेरे बोल लिखे जा रहे हैं इसीलिए वो उसे गा पा रहे हैं। उसने सिर्फ आवाज़ दी है मुझे,
अगर मैं उसे शब्द ना दूं तो वो कुछ भी नहीं गा सकता। गायक सिर्फ एक मोहरा रहता है कवि के माध्यम से उसको समाज के बाहर लाने का। इस डीसीपी के मंच के माध्यम से कुछ ऐसी पंक्ति, कोई ऐसी कविता जो आपको सर्वाधिक प्रभावित की है, या कोई ऐसा पल जो आपको सबसे अधिक यादगार आप समझते हैं अभी तक के अपने जीवन में? देखो, एक जो मैंने सर्वाधिक एक मेरे को दिल छूने वाली जो बात थी वो ये थी कि एक बार जब मैं रक्षाबंधन में था तो मैं घर नहीं पहुंच पाया था उस समय। ऐसे में रक्षाबंधन कभी घर ही नहीं पहुंच पाता हूँ ज़्यादातर, ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। मतलब फौज में भर्ती होने के बाद शायद 1-2 बार ही मैं रक्षाबंधन में कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे कश्मीर में था मैं उस समय, और बर्फ़ पड़ी हुई थी बहुत भयंकर, पूरे हम डूबे हुए थे लगभग। तो रक्षाबंधन के दिन जो मुझे एक फ़ोटो पोस्ट किया गया, मेरी बहन ने मेरी वाइफ को एक राखी बांधी थी और वो हर साल बांधती थी उस चीज़ को। तब मैंने वहाँ पे जो बैठे बैठे कविता लिखी थी कि चंदन का तिलक सजेगा आज भाई के माथे पर, मिठाई संग राखी बंधेगी आज हर कलाई पर, मैं सरहद पर खड़ा देखता राखी की डोर को, नाज करना बहन तू अपने भाई पर, मैं तेरी भी रक्षा करूंगा ये वचन मेरा होगा, तू मेरी राखी बांध देना अपनी भाभी की कलाई पर। ये जो लास्ट की जो पंक्ति थी, लोगों ने मुझे फ़ोन करके कि यार क्या लिख डाला, हमें तो बोला रोना आ रहा है जब तू ऐसे कभी लिखता है तो शायद मुझे लगता है कि अगर लोगों के माध्यम से मुझे ऐसे फ़ोन आते हैं कि यार मुझे रोना आ रहा है तेरी कविताओं को पढ़ के, तो मैं मानता हूँ कि शायद मेरी कविता सफल हुई उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। सर, फौजी सैनिक के जीवन की अगर बात करूँ तो बहुत सारे क्षण ऐसे होते हैं जो बहुत ही विकट परिस्थितियों में गुजारने पड़ते हैं। उन पलों में अगर मैं जिक्र करूं, कभी ऐसा दौर आया हो, खुदा न करे कि ऐसा दौर आए, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई हो कि आपको लग रहा है कि शायद अब मैं अपने समाज से, अपने परिवार से मिल पाऊं या नहीं मिल पाऊं, उस वक्त किसको सबसे अधिक याद करते हो? उस वक्त हम किसी को याद नहीं करते। जो वक्त आता है, कई वक्त आए, और मैं मैंने इस किताब में वो चीज़ लिखने की कोशिश भी की है कि हम कहाँ के हैं, कहाँ आकर के जंगल में गोलियां चला रहे हैं, ना हम किसी को जानते हैं ना वो हमें जानते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता रहता कि मैं अगली छुट्टी जा पाऊंगा कि या फिर मेरा पार्थिव शरीर मेरा साथी मेरे घर छोड़ाएगा। ये लिखने की मैंने इस पर कहने की कोशिश की है, और उस पल को हम अगर वैसा कभी मौका आता है हमारे पास ऐसा कभी, तो हम ये मानते हैं हम किसी को याद नहीं करते उस समय। हम सिर्फ अपने देश को याद करते हैं कि यार मेरे मरने से ऐसा ना हो कि मेरे साथी भी जो है कहीं शहीद हो जाएं। अगर मैं शहीद हो गया तो क्या मैं उन्हें बचा पाऊंगा अपने पीछे? तो ये है एक सच्चे कवि की कहानी, एक सच्चे सैनिक की कहानी कि सर्वोपरि माँ भारती की रक्षा है, सबसे पहले वही दिमाग में रहता है, उसके बाद कोई अन्य चीज़ें। हाल ही में हमने देखा बहुत ही बुरा दौर, मैं कहूँ कि जो भारत देश में गुजरा था, जब प्रथम CDS जनरल राव जी उस आकस्मिक घटना में जो है शहीद हुए थे। क्या उस दौरान भी आप ऑन द ड्यूटी थे, और अगर ऑन द ड्यूटी थे तो किस तरह का माहौल आपके कैंप के में रहा होगा उस समय? उस समय तो पूरा देश उदास था। हमने अपना CDS खोया था। हमने ये मान लो कि शायद हमारे गले से पानी भी नहीं उतर रहा था उस समय। मैं कश्मीर में था उस समय, तो मैं क्या पूरे देश के गले में पानी नहीं उतर रहा था उस समय, खाना तो बहुत दूर। वो बहुत टफ समय था। तो ये जिक्र किया इन्होंने कि कहीं ना कहीं वो जो पूरे देश में जो शोक की लहर थी, वो उस सैनिक के भीतर भी कहीं ना कहीं, जो सैनिक उस पृष्ठभूमि से सबसे करीब से जुड़ा होता है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल होते हैं वो क्षण। और मैं पुनः जिक्र करूं कि आप अगर एक सैनिक की इन कहानी को, सैनिक का अपने वतन के प्रति प्रेम, मतलब वतन के प्रति निष्ठा और राष्ट्र के प्रति ये जो शब्द है, अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो प्रहरी का वतन और प्रेम को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नारायण सिंह चौहान जी की खूबसूरत पुस्तक है। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका पुनः DCP न्यूज़ पर चर्चा के लिए, और उम्मीद करेंगे कि इस कहानी से, इस किताब से देश का हर जवान कहीं ना कहीं रूबरू होगा उस घटनाओं से जो आपने देखा, जो एक कवि ने देखा, जो एक सैनिक ने देखा। अंतिम संदेश इस किताब के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी पृष्ठभूमि से क्या जानते? देखो, मैंने जो किताब लिखी है वो एक सैनिक के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर कहीं ना कहीं इसको छूती हुई किताब है ये। तो मैं मानता हूँ कि एक सैनिक होने के नाते जो मैंने सैनिक को दिखाने का जो प्रयत्न किया है वो शायद आम जनमानस को पढ़ना चाहिए। और ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। और सिर्फ संदेश यही है, हो सके तो एक सैनिक जहाँ पर भी मिले उसका सम्मान करना सीखे। मैंने इसमें वही लिखा था कहीं ना कहीं कि जब हम सफ़र करते हैं ट्रेनों में, हमें सीट नहीं मिल पाती है तो लोग
हमारी सेल्फी, हमारी फोटो खींच के वायरल करते हैं और फिर सरकार को कोसते हैं कि देखो सरकार के पास सुविधाएं नहीं है। क्या जिसने वो फोटो खींचा है, क्या उसके पास थोड़ी सी सीट नहीं है? क्या वो अपने सीट पे उसे बैठा ले? क्या उसका हक नहीं बनता कि एक जो मैं वर्दी में मेरा कोई भाई खड़ा है, मेरा कोई भाई जो थक हार के जंगल से निकला हुआ है या कश्मीर से निकला हुआ है, वो थक हार के निकला है, उसके पसीने से बदबू आ रही है, उसके पसीने से पूरे वर्दी भीग रखी है, उसकी दिख रहा है कि वो बहुत थका हुआ है, ड्यूटी से आ रहा है। क्या एक सिंपैथी के नाते या एक इंसानियत के नाते अपनी सीट पर थोड़ी सी जगह देने में क्या उसे कष्ट होता है सिविलियन को? क्या सारी ड्यूटी फोर्स और पुलिस की रहती है? कहीं ना कहीं उनको भी तो समझना चाहिए ना, सिविलियन को भी। मैंने ये लिखने का इसमें प्रयास किया है कि ऐसा ना करें, आप सम्मान करना सीखें। अभी ये देखो, मैंने अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, यूपी पुलिस ने हमारे जवानों का सम्मान किया मालाएं पहना के, जब हम चुनाव में पहुंचे थे। और कई ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के लोग हमें मालाएं पहनाते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आम नागरिक को सिर्फ फेसबुक तक ही उसका सम्मान ना करें, जब कोई सामने आए तब भी सम्मान करो, अन्यथा हमें सम्मान देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। तो ये आपने सुनी इनकी कहानी, और कहीं ना कहीं एक जो सम्मान है वो दिल से होना चाहिए, जो एक रिस्पेक्ट है वो दिल से होनी चाहिए। और ख़ास करके जो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही यूज़ करते हैं उन तस्वीरों का, उनके लिए भी एक खास संदेश चौहान जी ने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और बेहतर से बेहतर जो इसमें इन्होंने अलंकृत किया है अपने शब्दों के माध्यम से, उससे हम एक बेहतर सीख लेंगे अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति। थैंक यू सो मच चौहान जी, पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे डीसीपी न्यूज़ में आपके साथ दीवान नौटियाल। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।